तो यहाँ पे थे कि चेंज इन हीट इक्वल हो गया हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। हमारे पास मॉल्स 1 है, इसकी वजह से हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। हमारे पास डेल क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल टी हो जाएगा, क्योंकि वी कांस्टेंट है, सो डेल वी इज इक्वल टू 0। नो वर्क इज डन। डेल डब्ल्यू भी हमारे पास 0 होगा। सो दिस इक्वेशन बिकम्स डेल क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू, क्योंकि डेल डब्ल्यू हमारे पास 0 है। अब डेल क्यू भी अगर डेल यू है तो डेल यू भी हम पुट कर सकते हैं उसकी बजाय ऊपर। यहाँ पे जब ये वाला क्वेश्चन हमने की है, डेल क्यू भी इज इक्वल टू सी वी डेल टी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास आया था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास क्या था, हमारे सेम वही कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको डिनोट करते हैं सी पी से, और उसके यूनिट होता है जॉल पर मोल पर केल्विन। अब कांस्टेंट प्रेशर हमने रखा है, कोई भी हमने कंटेनर ले लिए है और वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है। अब तब वहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी तो वो हमें वो होगी डेल क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल टी। डेरिवेशन ऑफ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अच्छा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर की जो डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी और एज वेल एज फॉर लॉन्ग। ये लॉन्ग में भी आ सकती है और शॉर्ट में भी आ सकती है। आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर की डेरिवेशन। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल टी, और हमें पता है जो चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल वी की इक्वल होता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास ये है डेल क्यू पी इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 मिस आपकी आवाज नहीं सही आ रही। सबको नहीं सही आ रही? मिस आ रही है हमें। वजह आपका कोई माइक कुछ मसला होगा, मेरी बाकी को तो आ रही है। अच्छा, डेल यू की वैल्यू हमारे पास ये हमने अभी अभी पढ़ी है, डेल डब्ल्यू की वैल्यू ये है, और हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास ये है। अब हम डेल यू की वैल्यू और डेल डब्ल्यू की वैल्यू उस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल क्यू पी इज इक्वल टू सी वी डेल टी प्लस पी डेल वी। अब फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस of state is written as PV is equal to nRT। PV is equal to nRT वाला फॉर्मूला हमने आइडियल गैस के लिए पढ़ा था। हमारे पास नंबर ऑफ मॉल्स 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो PV is equal to RT रह गया। एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस ड्यू टू एक्सपेंशन डेल P caused by the rising temperature is given by। अब हमारे पास वो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है डेल V से, और टेम्परेचर वो चेंज हो रहा है डेल T से। So putting the values of the in the above question we have पी डेल वी की बजाय यहाँ पे उन्होंने पी डेल वी की बजाय इन्होंने यहाँ पर आर डेल टी पुट कर दिया है। हमारे पास इक्वेशन बन गई डेल क्यू पी इज इक्वल टू सी वी डेल टी आर डेल टी। अब ना कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 10 वी गेट। अब ये वाली डेल क्यू पी की वैल्यू एक हमारे पास ये है, और ये दूसरी क्यू पी की वैल्यू वो है जो हमने ऊपर पढ़ी है ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे। सी पी डेल टी इज इक्वल टू सी वी, ये वाली इक्वेशन ऐसी है कि यहाँ पे हमने ऊपर वाली इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर डेल टी कॉमन है पूरी इक्वेशन के अंदर, वो कट गया। सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, सी पी माइनस सी वी, सी वी यहाँ प्लस था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर की डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द above equation that Cp is greater than Cv by an amount of by amount equal to the universal gas। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
बाय अ वैल्यू ऑफ आर। आर हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। आगे है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल है कि नहीं है, वो भी है। आगे हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच is the one which can be retraced in exactly reverse order without producing any change in the surrounding. अच्छा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की हमारे पास एग्जांपल आ रही थी। जैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस तो हमारे पास वो होता है जैसे हमने किसी भी आइस से, बल्कि आइस की एग्जांपल ली थी, जैसे एक्सप्लोजन होती है। एक्सप्लोजन हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई भी बम फट गया उसको हम दोबारा नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल वैसे। और जैसे हमारे पास आइस है, आइस हमारे पास उसकी रिवर्सिबल प्रोसेस में आ सकता है, क्योंकि उसको आइस को मेल्ट किया हमने और दोबारा फ्रीज कर दिया तो दोबारा आइस बन गई वैसी की वैसी। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आ सकता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे हमने दरवाज़ा खोला और बंद कर दिया, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस तरह की छोटी छोटी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। अच्छा, in the reverse process, the working substance can pass through the same stages as in the direct process, but the thermal and mechanical effect at each stage are exactly reversed. If the heat is absorbed in the direct process, it will be given out in the reverse process. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस कोई ले रहे हैं तो उसके अंदर जो भी हीट हम दे रहे थे डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर तो वही हीट हमारे पास निकलेगी रिवर्स प्रोसेस के अंदर। आगे हमारे पास आ रहा है रिवर्सिबल साइकिल, a succession of events which bring the system back to its initial condition is called a cycle, and the reversible cycle is the one in which all the changes are reversible. मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर सारी चीज़ें ब्रिंग बैक की जाती हैं फ्रॉम द इनिशियल टू इट्स इनिशियल कंडीशन, उसको हम साइकिल कहते हैं। और अगर हम कोई भी कंडीशन को उसके रिवर्स कर रहे होते हैं तो उसको ऑल द चीज़ जहाँ पे रिवर्स कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल साइकिल। एग्जाम्पल आ जाती है इसमें, ऑल दो नो एक्चुअल चेंज इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल। अब हमें पता है कि कोई भी चेंज हम कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे हम आइस को अगर मेल्ट भी कर रहे हैं तो हमें पता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो जो अगर हम कोई भी चीज़ है उसको हम मेल्ट कर रहे हैं या फिर फ्रीज कर रहे हैं, फिर रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ वो परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं होती। लेकिन हम कुछ चीज़ों को कह सकते हैं कि दिस थिंग कैन बी रिवर्स्ड, जैसे इनके evaporation ऑफ अ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली, उसके बाद स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस इन सिलेंडर, अगर किसी भी गैस को कंप्रेस किया उसके बाद एक्सपेंड करके, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, वो वही वाटर वाली एग्जांपल आ गई इसमें। अगर हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कह देते हैं। It changes all the changes which occur suddenly or which involve friction or dissipation of energy through the conduction, convection and radiation are reversible. इसकी एग्जाम्पल आते रहती है हमारे पास, एक्सप्लोजन इज हाईली रिवर्सिबल। कोई भी एक्सप्लोजन उसको वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ऑल द इंजन्स ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ आर इरिवर्सिबल, सारे इंजन्स हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं। आगे हीट इंजन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमने जो करना है वो हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, उसके बाद कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ तो हमें कह रहे थे कि अगर हम कोई भी हीट एंटर कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर तो वो या तो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है या फिर एनर्जी में इंक्रीज कर रही है। अब सेकेंड लॉ हमारे पास आता है, फर्स्ट लॉ तो एनर्जी कन्वर्ट, ये तो बहुत सारा पहले लिखा हुआ है। Second law is the conversion. Second law is concerned with the circumstances in which heat can be converted into work or and direction of flow of heat. और जो सेकेंड लॉ होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड, डायरेक्शन के साथ कंसर्न होती है कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है हीट और क्या वर्क डन हो रहा है उससे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी स्टेटेड इन number of different ways. According to Lord's Canfield statement, which is based on the working of heat engine. The second law of law is defined as it is impossible to devise a process which convert heat extracted from a single reservoir entirely into work without leaving any change in the working system.
अच्छा, लॉर्ड कैल्विन हमें कहते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर हमें हीट दे रहे हैं तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि सारी की सारी हीट किसी भी वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो रही है विदाउट एनी, मतलब कोई भी हीट ज़ाया नहीं हो रही, सारी की सारी वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी मोटर आ जाती है या फिर कोई इंजन आ जाता है, उसको हम हीट दे रहे हैं, फिर बाहर से पावर दे रहे हैं उसको, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। तो उसमें से कोई ना कोई हीट ज़ाया भी हो रही होती है, सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रही होती। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी व्हील लेते हैं और उसको घुमा देते हैं। अब हमने तो उसको वर्क डन कर दिया, हम उस व्हील को तो चाहिए वो घूमता ही रहे पूरा वक़्त, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो थोड़ी टाइम के बाद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हीट होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाया भी हो जाती है, सारी वर्क डन के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। अच्छा, आगे दिस मीन्स दैट a single reservoir, no matter how much energy it contains, can be made to perform any work. This law demands that two bodies at different temperature are essential for the conversion of energy into work. अच्छा, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों जो बॉडीज होती है वो दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर होनी चाहिए। Hence, for the working of the heat engine, there must be a source of the heat at the high temperature and sink at the low temperature. एक सोर्स होगा जिसका हाई टेम्परेचर होगा, एक सिंक होगा जिसका लो टेम्परेचर होगा, एंड a sink at the low temperature to which heat can be expelled, जहाँ से हीट निकल जाएगी बाहर। अच्छा, the reason for our inability to utilize the large amount of heat contents of ocean and atmosphere in that is that there is no reservoir and at a temperature lower than any वन ऑफ टू। अगर अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे वो ओशंस हैं, एटमॉस्फेयर है, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास उस उसके मुकाबले का जो लोअर रीजन नहीं है, वो एक हायर रीजन तो है हमारे पास, लेकिन उसका उसकी कंपैटिबिलिटी के मुताबिक एक लोअर रीजन नहीं है। Another statement which is Clausius statement हमारे पास आ जाती है, it is possible to cause heat to flow from a cold body to a hot body without the expenditure of the external work। जो एक क्लॉजियस स्टेटमेंट हमें कहता है कि जो हीट है फ्लो कर सकती है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन, उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक कोई भी हीट ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसके लिए वर्क डन रिक्वायर नहीं होती है। हमारे पास क्लोजियस स्टेटमेंट होती है। आगे आता है हमारे पास कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम। कार्नेट हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने 1840 में कहा डिस्क्राइब एन आइडियल हीट इंजन, उसने एक आइडियल हीट इंजन बना दिया। अब वो कहते हैं इट हैज मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, it has maximum possible efficiency that can be obtained by any heat engine operating in a cycle between two given reservoir, but is less than 100%. Its power is nil and can be put to practical use. It serves only as a model to compare efficiencies of the real heat engine. अगर principle हमारे पास आ रहा था, it works on the principle of any cyclic heat engine and its cycle is called Carnot cycle. ये सिंपल किसी भी हीट इंजन के साइकिल के ऊपर चलता है, उसको हम कहते हैं कार्नेट साइकिल। Construction रहती है, it consists of a cylinder filled with non-conducting walls and non-conducting and frictionless piston and conducting base। उसकी जो वॉल्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग है, उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, जबकि हमारे पास जो उसकी बेस है उसको कंडक्टिंग है, उसमें से ट्रांसफर हो सकती है। An ideal gas is used as working substance to heat reservoir HTR, मतलब higher temperature reservoir, as T1 and LTR at low temperature reservoir at temperature T2 act as a source and sink respectively. An insulating stand is also used for adiabatic changes. Working आ जाती है हमारे पास इसकी the operating cycle of Carnot engine is called Carnot cycle. The Carnot cycle using an ideal gas as a working substance
along with PV diagram. It consists of following four steps. Four steps इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं. The gas is allowed to expand isothermally at temperature T1, absorbing heat Q1 from the hot reservoir. The process represented in the curve AB. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस होता है ये वाला कि जो गैस होता है उसको एक्सपेंड करने का मौका दिया जा रहा था, वो एक्सपेंड कर रही है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी उसकी, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा. कुछ इस तरह की उसकी कर्व बनेगी ए से लेके बी तक. फिर हमारे पास सेकंड प्रोसेस आ जाता है द गैस इज देन अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली अंटिल टेम्परेचर ड्रॉप्स टू T2. हमें पता है एडियाबैटिक के अंदर हमारे पास क्या था, कोई भी हीट चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा था. अब एडियाबैटिक आया यहाँ से लेके बी से लेके सी तक. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया गैस एट दिस स्टेज इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2. थर्ड स्टेज आ गई हमारे पास, उसके अंदर सेम वो दोबारा आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ सी से लेके डी तक, और फिर दोबारा हम डी से लेके ए तक गए तो वहाँ पे हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ. अच्छा, फर्स्ट टू स्टेजेस के अंदर हमारे पास जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है. पहले आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रही है, फिर एडियाबैटिकली एक्सपेंशन हो रही है, फिर उसके बाद हमारे पास आइसोथर्मली कंप्रेशन हो रही है, और थर्ड के अंदर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है, और फोर्थ के अंदर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है. फर्स्ट टू स्टेप्स के अंदर एक्सपेंशन हो रही है. फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन. थर्ड के अंदर हमारे पास, थर्ड और फोर्थ के अंदर हमारे पास कंप्रेशन हो रही है. सबसे पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है. Thermal mechanical equilibrium is maintained all the time so that each process is perfectly irreversible. As the working substance returns to initial state, there is no change in the internal energy. Tell use equilibrium. अब हम जो substance जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आके खत्म हो गया, इसकी वजह से इसकी जो internal energy होगी वो zero होगी. The net जो net work done होगा 1 cycle equal to the enclosed by the path ABCD of the PV diagram. It can also be estimated from the net heat absorbed in one cycle. Del Q is equal to Q1 minus Q2. अच्छा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा है. डेल क्यू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू. डेल यू क्योंकि हमारे पास जीरो है तो डेल डब्ल्यू की इक्वल आ गया. डेल क्यू हमारे पास होता है. अच्छा, हमारे पास डेल क्यू इक्वल होता है चेंज इन हीट के Q1 माइनस Q2 के. डेल डब्ल्यू हमारे पास आ गया कि जितनी भी हीट चेंज हुई है पूरे प्रोसेस के दौरान, दैट इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू. उसके बाद आते हैं हमारे पास एफिशिएंसी. एफिशिएंसी ईटा ऑफ द हीट इंजन इज डिफाइंड एज आउटपुट वर्क ओवर इनपुट एनर्जी. आउटपुट में हमारे पास क्या आ जा रहा है, Q1 माइनस Q2, और इंटरनल एनर्जी हमारे पास है Q1. सो इस वजह से हमने क्या किया, अलग कर लिया दोनों का एलसीएम अलग अलग कर लिया, तो यहाँ पे Q1 से कट गया तो 1 रह गया, और यहाँ पे Q2 ओवर Q1 रह गया. तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1. और ईटा हमारे पास एफिशिएंसी है यहाँ पे उसकी. ईटा हमने पहले ही पढ़ा था, वहाँ पे विस्कोसिटी सॉरी उसकी थी, हाँ विस्कोसिटी थी, लेकिन यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी को शो कर रहे हैं. As energy transfer in an isothermal or compression turns out to be proportional to Kelvin temperature. So Q1 and Q2 are proportional to Kelvin temperature T1 and T2 respectively. क्योंकि जो हमारे पास हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो इसकी वजह से हम उसकी बजाय T भी पुट कर सकते हैं जहाँ पे हमने Q पुट किया हुआ है. The efficiency is usually taken as in percentage. सो इन दैट केस परसेंटेज एफिशिएंसी, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने की सिंपल उसी फॉर्मूले को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी. Thus the efficiency of the kinetic engine depends on the temperature and cold temperature of hot and cold reservoir. It is independent of the nature of working substance. अब एफिशिएंसी ऑफ kinetic engine जो है वो हॉट और कोल्ड रेजर्वायर्स पर डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर्स पर डिपेंड कर रही होती है, और वर्किंग को उसके पर डिपेंड नहीं कर रही होती. सॉरी, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, हाँ डिपेंड कर रही होती है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, और वर्किंग सब्सटेंस के नेचर से इंडिपेंडेंट होती है. द लेयर ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस of two reservoir is greater is the efficiency, but it can never 100% or
never or unless cold reservoir unless cold reservoir is at absolute temperature zero. Such reservoir are not available, hence the maximum efficiency is all less than 1. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, और एफिशिएंसी 100% करने के लिए हमें जो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर है उसको 0 डिग्री पे लेके जाना पड़ता है, जो कि इम्पॉसिबल है. इन मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस द कोल्ड रिजर्वायर इज नेवर इज नियर रूम टेम्परेचर. तो हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर होता है वो नियर रूम टेम्परेचर के इक्वल होता है. सो द एफिशिएंसी कैन ओनली बी इंक्रीज बाय रेजिंग टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर. सिर्फ अगर हमने एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, तभी हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी. आगे जाता है हमारे पास कार्नेट थ्योरम. The Carnot cycle establishes an upper limit on the efficiency of all heat engines. Now, practical heat engine can be perfectly reversible, and also energy dissipation is inevitable. This fact is stated in Carnot theorem. Carnot theorem कहता है कि अब कोई भी हीट इंजन इतना एफिशिएंट नहीं होता जितना कि कार्नट इंजन है. लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम उसको देखा जाए, कोई भी हीट इंजन रिवर्सिबल नहीं होता. अगर हम उसको हीट दे दी है, वो कन्वर्ट हो गई है, उससे दोबारा से वो हीट वापस नहीं ली जा सकती है. तो कार्नेट थ्योरम में क्या कहते हैं, नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट अ कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स. कार्नेट थ्योरम हमें कहता है कि कोई भी हीट इंजन कार्नेट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता. All Carnot engine operating between the same two temperatures have the same efficiencies irrespective of the nature of the working substance. अब दूसरी बात वो ये कहता है कि कोई भी हीट कार्नेट इंजन अगर ऑपरेट कर रहा है सेम टेम्परेचर्स पर, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो भी सेम होंगी, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्किंग सब्सटेंस की नेचर कैसी है. बस मेरे ख्याल से हो गया. यहाँ तो कोई बात नहीं समझ आई है तो बच्चे पूछ रहे हैं, मैं अटेंडेंस नहीं लगी हूँ.